Hello student, today we are going to start new chapter number 3, our changing earth. आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, चैप्टर 3, our changing earth, यानी कि हमारे पृथ्वी के जो बदलाव होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Now, first of all, introduction of this lesson. The lithosphere is broken into number of plates known as lithosphere plates. यानी कि हम जानते हैं कि हमारे जो अर्थ है इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट प्लेट्स हैं. और अगर स्पेयर्स की बात की जाए तो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, देयर आर डिफरेंट स्पेयर्स. तो इस चैप्टर में हम लिथोस्फीयर के बारे में स्पेसिफिक पढ़ेंगे कि लिथोस्फीयर की प्लेट्स कौन कौन सी हैं और कैसे इसके कार्य होते हैं. तो लिथोस्फीयर में जो है डिफरेंट जो प्लेट्स होती हैं वो कई भागों में बटी होती है, जिसे कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स. और आपको आश्चर्य होगा कि एक प्लेट्स कुछ मिलीमीटर बनने में कई साल लग जाते हैं. ठीक है. दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. यानी कि इसके पीछे मुख्य कारण है कि पृथ्वी के अंदर जो पिघले लावा होते हैं जिसे मैग्मा कहते हैं इंग्लिश में, तो उस मैग्मा के निकलने से जो उसका जो है डिपोजिशन होता है उसके से ही प्लेट्स बनती हैं. द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन ए सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी. यानी कि यहाँ पे वोल्केनो का जो है आपको पिक्चर दिखाया है और इससे आपको पता चलेगा कैसे इसका निर्माण होता है. यानी कि इसमें कहा गया है कि वो एक सर्कुलर मैनर में, यानी कि गोल गोल घूमता हुआ जो है वो मैग्मा जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर ज्वालामुखी से इरप्ट होता है. ठीक है, जिसे हम यहाँ पर वेंट कहते हैं. अब हम आपको बता रहे हैं कि अर्थ की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, अर्थ की मूवमेंट होती है. देयर आर टू फोर्सेस, इंडोजेनिक forces and exogenous forces. What is the difference between endogenic forces and exogenic forces? Endogenic means interior. Endo means interior. यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो ताकतें, जो दबाव आते हैं उसे हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. जबकि एक्स means exterior means बाहर, यानी कि पृथ्वी की सतह है, surface of the earth, external part of the earth, the forces impact the surrounding area is known as exogenic forces. First of all, we will discuss about endogenic forces. What is endogenic forces? There are different parts. Sudden forces. Sudden forces means वो ताकतें, वो forces जो अचानक अकस्मात आती हैं, जिसके बारे में हम प्रेडिक्शन पहले से नहीं कर सकते. जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप, वोल्केनो, ज्वालामुखी. There are different types of volcano: dormant, active volcano. So volcano is the example of sudden forces. And next, landslides, भूस्खलन. ये आपका सडन है, ये नेचुरल कैलेमिटीज हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं. ठीक है, ये नेचर पर डिपेंड करता है, ये ह्यूमन मेड नहीं है. नेक्स्ट, इसी का दूसरा पार्ट है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस. यानी कि जो पर्वतों का निर्माण होता है, जो बिल्डिंग जो है क्रमशः कई करोड़ों साल डिपोजिशन के दौरान जो पर्वतों का निर्माण होता है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रॉफिक फोर्सेस, बिल्डिंग माउंटेन्स. अब हम इसको स्टेप वाइज देखेंगे. यानी कि द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. यानी कि जो मूवमेंट होते हैं इन प्लेट्स के, जो क्रस्ट लेयर पे होती है, तो उसमें चेंजेस आते हैं. The earth movement are divided on the basis of the forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces. Note down, very important. I have already told to you what is endogenic forces. I repeat again and underline and note down the definition of endogenic forces. It means that the forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces. Is it clear? Now, and the second part, the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. यानी कि वह मूवमेंट, वह ताकतें जो पृथ्वी
आंतरिक भागों में नहीं बल्कि पृथ्वी की क्रस्ट लेयर के ऊपर सतह पे, सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो इंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं उसमें अचानक मूवमेंट आती है। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक जो हमने बताया, भूकंप, वोल्केनो इरप्शंस, ज्वालामुखी का फटना, लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये सभी जितने भी आपदाएं हैं, जितने भी डिजास्टर है, इनसे बड़े पैमाने पर जो है जन की हानि होती है। नाउ see the picture of the volcano. Simple picture. Volcano is a vent in the earth crust through which molten material erupts suddenly. यानी कि वोल्केनो क्या है? एक वेंट है। ये जो एरिया है, जो मुख है यहाँ पे, यहाँ से जो है लावा मैग्मा आपका निकलता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि वोल्केनो इज वेंट, यानी वेंट मीन्स ओपनिंग एरिया इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी की जो सतह है उसमें सबसे टॉप लेयर क्रस्ट जो लेयर है उस पर क्या है? मेंटल, और लास्ट में कोर। तो यहाँ पर जो सबसे टॉप लेयर है लिथोस्फीयर की, उसमें जो क्रस्ट लेयर है उसमें जो ओपनिंग एरिया है, जो खुला हुआ जो क्षेत्र है, जिसे हम वेंट कहते हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, तो वहां से मोल्टेन लावा जो है निकलता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इरप्ट्स, ERUPTS। इरप्ट्स मींस निकलना, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलता है उसे हम वोल्केनो कहते हैं। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। यानी कि लिथोस्फीयर में अचानक जो वाइब्रेशन आता है, जो कंपन आती है, उस कंपन से जो है पृथ्वी में जो चेंजेस आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक्स कहते हैं। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। The place in the crust where the movement starts is called focus। और उस जहां से ये स्टार्ट होता है उसे फोकस कहते हैं। तो पहले हम यहाँ पे जो है इस डायग्राम को देखें। यहाँ पे आप देखेंगे मेंटल, इसके नीचे कोर एंड द क्रस्ट, और ये आपका जो दिख रहा है सेंटर में, ये मोल्टेन मैग्मा है, ठीक है। इसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं। और यहाँ से ये मैग्मा जो है निकलते हुए ये वेंट के थ्रू बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जो है ये किस रूप में निकलते हैं? फॉर्म ऑफ गैसेस, ऐश, यानी कि गैस रूप में, ऐश के रूप में, और कुछ जो पार्ट्स है इसके लावा के रूप में पिघलते हुए बाहर निकलते हैं। तो ये आपका क्रेटर कहलाता है, इसे वेंट भी कह सकते हैं। ये आपका वेंट है, यहाँ से निकलता है। ये आपका जो टॉप लेवल है वो क्रेटर कहलाता है। और ये जो साइड, दोनों साइड में जो पिघला हुआ मोल्टेन लावा है उसे हम जो है, ठीक है, मैग्मा कहते हैं। यही लावा का रूप है। तो ये आपका एक सिंपल सा डायग्राम है। और इसका लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, आप प्रैक्टिकली आप कर भी सकते हैं कि आप एक जो है कलरफुल पेपर से लीजिए, उसको एक जो है बाउल में रखिए और नीचे जो है गैस ऑन कीजिए, और उसके बाद जब वो जो है मेल्ट होना शुरू होगा, बॉईल होना शुरू होगा, तो उसमें देखेंगे कि जो है आपको जो कलरफुल पेपर्स हैं वह जो है धीरे धीरे उसकी जो है फॉर्म चेंज होते जाते हैं और वह ऊपर की तरफ निकलता रहता है। और एक समय ऐसा आएगा जब जो है वो पूरा कलरफुल एरिया हो जाएगा, पूरा सरफेस टॉप लेवल का कलरफुल हो जाएगा। तो इसी तरह से वोल्केनो भी है। वोल्केनो भी जो है गर्म लावा जो है जब ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि अत्यधिक जो है तापमान और दबाव के कारण जो मोल्टेन लावा है वो भी जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों से ऊपर उठता है और वही जो है लावा कहलाता है। अब हम भूकंप के बारे में देखेंगे नेक्स्ट। अर्थक्वेक, सिंपल डायग्राम, and you can see that what is earthquake. I have already told to you the vibration on the earth is known as earthquake, and the place in the crust where the movement start is called focus. आप फोकस दे सकते हैं। फोकस मींस जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल स्टेज अर्थक्वेक ऑकर, इसे हम सिस्मिक एनर्जी कहते हैं। यहाँ से ये इसका ऑरिजिन एरिया है, यहीं से आपका भूकंप स्टार्ट होता है। और इसके जो ऊपर द एबव ऑफ द फोकस, यानी कि फोकस के ऊपर का जो एरिया है, ये जो हमने डॉट्स किए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, यही कहलाता है आपका क्या? एपिसेंटर। एपिसेंटर यानी केंद्र बिंदु, मुख्य, जहां पर इसके वाइब्रेशन जो है वेव्स की ज्यादा है, जहां से इसकी वाइब्रेशन ज्यादा है वो एपिसेंटर, और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है। और जैसे जैसे ये वेव्स आगे की तरफ मूव करती जाती है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं कि जितने वेव्स हैं जो हमने जो है
कर्व के रूप में बना रखा है। ये मूवमेंट आगे की तरफ करती जाती है, इसे कहते हैं सिस्मिक वेव्स। और डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ भूकंप की जो लेवल है, जो उसका रिएक्टर स्केल है, वो भी धीरे धीरे क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन वहां होगा जहां पे इसका इपी सेंटर होगा, जस्ट अबव द फोकस लेवल, यानी फोकस लेवल जहां स्टार्ट हुआ है भूकंप, वहां से ऊपर जो है ये इपी सेंटर है, यहाँ जो है ज्यादा डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और ये आपका जो है प्लेट्स बाउंड्री है, यानी कि जो ये एरिया है ये क्रस्ट के पास में है, और इसे हम प्लेट बाउंड्री कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि आपको जो है एक एग्जांपल दे रहे हैं, अर्थक्वेक हिट्स भुज। भुज जो है एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां 2001 में 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था और बहुत ज्यादा धन की हानि हुई थी। और लगभग जो है द मैसिव अर्थक्वेक ऑफ मेजरिंग 6.9 ऑन रिएक्टर स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। और यहाँ पर जो भूकंप का जो मेजरमेंट किया गया वो कितना था, 6.9 रिएक्टर स्केल। ये कभी कभी एग्जाम में आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि हम जो है किस मेजरमेंट जो है किस में करते हैं, रिएक्टर स्केल में करते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। हमेशा भूकंप का जो मेजरमेंट करते हैं वो रिएक्टर स्केल में करते हैं। और इसमें जो है यहाँ पे जो 26 जनवरी जानते ही हैं कि रिपब्लिक डे का समय होता है, और वहाँ पे स्कूल में भी काफी डिस्ट्रक्शन देखने को मिले, खासकर भुज में लगभग एटलीस्ट 971 स्टूडेंट एंड 31 टीचर आर फियर्ड टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। यानी कि स्कूल बिल्डिंग के ध्वस्त होने से लगभग इतनी संख्या जो है कैजुअलिटी देखने को भुज में मिली। और कई सारे जो है रिलीफ फंड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे प्रोवाइड किया ताकि किसी तरह से इस डिजास्टर से मुक्ति पाई जा सके। नाउ अब हम एक चीज सवाल उठता है कि हमारे देश में जो है या वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव कर गई है। हमने कई सारे जो है डेडली डिजीजेस को कंट्रोल किया है, हमने कई सारे प्राकृतिक आपदाओं को थोड़ा बहुत जो है कंट्रोल किया है, लेकिन क्या हम जो है अर्थक्वेक को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम इसको जो है प्रिडिक्शन इसकी कर सकते हैं? क्या ह्यूमन बीइंग के अंदर इतनी टेंडेंसी है, इतनी उसके अंदर कैपेसिटी है कि वह जो है भूकंप के जो है पूर्व ज्ञान उसको हो जाए कि हाँ भूकंप भाई 5 मिनट के बाद आने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आपने देखा 2-3-4 साल पहले जो है नेपाल हमारे पड़ोसी देश में भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुए थे, वहाँ अर्थक्वेक आई थी, और उसी की वजह से जो हमारे जो आसपास का जो पूर्वांचल का एरिया है वहां भी भूकंप का जो है असर देखने को मिला। तो हम इसकी प्रिडिक्शन करना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है और ऐसा जो है देखा जाता है कि कुछ प्रजातियां जो है ऐसी हैं, कुछ हमारे जो है क्रिएचर्स ऐसे हैं हमारे सराउंडिंग में जो प्रिडिक्शन थोड़ा सा उनको पहले से आभास हो जाता है कि भूकंप आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल फिश, जब भूकंप आता है उससे पहले जब फिश की मूवमेंट जो है रिवर्स में, पोन्स में जो है थोड़ा सा एक्टिविटी उनकी तेज हो जाती है। स्नेक्स जो है जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में होल में रहते हैं वो तुरंत अर्थ सरफेस में बाहर आ जाते हैं। और एक जो आपके आम जो है हमारे सराउंडिंग में जो है एनिमल देखने को मिलता है डॉग, उसके अंदर भी जो है थोड़ा सा अलग से एक्टिविटी देखने को मिलती है। और ये कुछ इंडिकेटर है जिसके आधार पर कह सकते हैं कि हाँ इसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम भूकंप आ सकता है। लेकिन अभी तक साइंस ने जो है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं की है, ऐसा आविष्कार नहीं किया है जिसकी हम भूकंप को नाप सकते हैं या पहले से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नाउ मेजर लैंडफॉर्म, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेजर लैंडफॉर्म, यानी कि भूमि का जो रूप है, जो स्थल का रूप है, वो कौन कौन से रूप है, किस रूप में इसको हम देख सकते हैं। देयर आर 4 मेजर लैंडफॉर्म्स। फर्स्ट वर्क ऑफ रिवर, यानी कि नदी की क्रियाएं, नदी क्या काम करती है। देन वर्क ऑफ सी वेव्स, समुद्र की जो धाराएं हैं। आफ्टर दैट वर्क ऑफ आइस, यानी कि जो बर्फ है, ग्लेशियर है, उसकी जो है ग्लेशियर की जो है क्रियाएं देखेंगे। आफ्टर दैट द लास्ट पॉइंट इज वर्क ऑफ विंड, यानी कि वायु की क्रियाएं। स्टेप बाय स्टेप जो है इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इसको आपको थोड़ा सा समझते हुए डेफिनेशन को खास कर लिया और इनकी वर्किंग जो है, इनके जो फंक्शंस हैं उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि इन सभी जो लैंडफॉर्म्स है इनकी फंक्शंस क्या है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, वर्क ऑफ रिवर। द रनिंग वाटर इन द रिवर erodes the landscape. When the river
tumbles at slick angle over a very hard rock or down a steep valley side, it form a waterfall। यानी कि हम सब जानते हैं कि जो बहता हुआ पानी है, ठीक है, वह जो है भूमि की स्थलकृतियों की कटाव करती है, ठीक है, जिसे इरोजन भी कहते हैं। और खासकर जब ये पानी जो है बहता हुआ पानी जब पत्थर से, कठोर विशाल पत्थर से नीचे घाटी की तरफ बहुत तेज गति से गिरता है तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं वाटरफॉल। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर से हम बता रहे हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन, और अक्सर कंपटीशन में एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंगल फॉल ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कहाँ है? एंगल फॉल है वेनेजुएला में। और इस कौन से देश में है ये दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। दूसरा जो है वाटरफॉल जो है नायगरा है, नायगरा फॉल्स। ये कहाँ है? बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, यानी कनाडा और यूएसए के बीच में जो है इसको देखने को मिलता है। और ये किस महाद्वीप में है? नॉर्थ अमेरिका। ओके, द रिवर एंटर द प्लेन, इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मेंडल्स। अब नदियां जो है धीरे धीरे जो हिमालय रिवर्स है, इंडिया की अगर बात की जाए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ऑल दीज आर हिमालय रिवर्स। ओके, जब ये नदियां जो है मैदानी क्षेत्रों में आती है तो ये कई धाराओं में बढ़ जाती है, फॉर्मिंग लार्ज एंड बैंड्स नोन एज मेंडल्स, जिसे हम जो है मेंडल्स कहते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडल, द एंड ऑफ द मेंडल लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर, यानी कि कंटिन्यू मिट्टी का कटाव करती रहती है, जिसे इंग्लिश में सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। और कटाव करके और वही सेडिमेंट्स जो अवसाद है, जो आपके जो कीचड़, छोटे छोटे कंकड़, पीबल्स, ये सब तमाम चीजें वो एक जगह डिपोजिशन करते रहते हैं, ठीक है, और उससे जो है एक न्यू लैंडफॉर्म बनता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो कटाव क्षेत्र है जहाँ पर मिट्टी का कटाव करते हैं उसे हम ऑक्सबो कहते हैं। ऑक्सबो लेक, वहां पे झील बन जाती है, एक खाई बन जाती है, जैसे ऑक्सबो, ऑक्स ओ एक्स ऑक्स बी ओ डब्ल्यू वो लेक। एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया। और हम सब जानते हैं कि रेनी सीजन में अक्सर जो है जब बारिश ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, तो नदियां अपने जो है एक सीमा, चरम सीमा को पार कर जाती हैं, ठीक है। और ऐसे में जो है जब नदी में जो है वाटर लेवल बढ़ जाता है तो आगे चलकर ये फ्लड का रूप ले लेती हैं। और अक्सर हमने देखा है कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये तमाम नदियां हैं, इसे जो है हम डिस्ट्रक्शन रिवर भी कह सकते हैं। और रेनी सीजन में अक्सर ये नदियों में जो है जलस्तर यानी जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीज एंड ड्यू टू दिस फ्लड सीन इन नेबरिंग स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड अदर एरियाज। As the flood, it deposit layer of fine soil and other material called sediments. Sediments यानी कि जो अवसाद है, जो अवसाद है, नदियां हिमालय से ऊपर से नीचे आती हैं और अपने साथ जो है मिट्टी को काटते हुए और प्लेन एरिया में जब वो जाती है तो उनका मूवमेंट स्लो होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हिमालय से ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु ये सब नदियां आती है तो उनका मूवमेंट बहुत तेज होता है, और जब तेज मूवमेंट होता है तो अपने साथ पीबल्स, सेडिमेंट्स इत्यादि जो है और मिट्टी, कीचड़ जो भी अपने साथ बहा के ले जाती है। और जैसे ही वो प्लेन एरिया में जाती है तो प्लेन एरिया में उनका मूवमेंट धीरे धीरे स्लो हो जाता है और वहां पे क्या करती है तो वह एक लेयर, एक सेडिमेंट बिछा देती है, एक न्यू एल्यूवियल सॉइल का निर्माण करती है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और इस तरह से एक नई मिट्टी, फर्टाइल सॉइल का निर्माण होता है और आगे चलकर जो है यह जो है जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो अरबियन सी में मिल जाती हैं। तो इसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं, इसे हम बाढ़ का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। और बिहार और यूपी का जो एरिया है वो अक्सर आप जानते ही हैं कि है यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ हर एक साल जो है बाढ़ आती है बिहार, यूपी में, बंगाल में, और यहाँ पर जो है मैदानी क्षेत्र है। और यहाँ पे फर्टाइल सॉइल मिलने का मेन कारण यही है कि हर एक साल जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो इसके सहायक ट्रिब्यूटरीज रिवर्स यानी कि सहायक जो नदियां हैं वो अपने साथ डिपोजिशन लेके आती है और यहाँ पर जो है हर एक साल एक न्यू लेयर, एक नई चादर बिछा देती है और वो बहुत ही बेस्ट सॉइल होती है, जिसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। एलुवियल सॉइल बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, व्हीट, ये सब जो फसलें बहुत ज़्यादा होती है, मेज हो गए, मक्का हो गया, और
जानते ही हैं कि ये वीट, राइस, ये सब जो है वेस्ट बंगाल और यूपी लार्जेस्ट अमाउंट में जो है यहाँ पे जो है क्वांटिटी में जो है यहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है। द रेस्ड बैंक आर कॉल्ड लीव्स, और जो बाकी जो किनारे हैं जो बच जाते हैं, जो फ्लड प्रोन एरिया के बाकी के जो क्षेत्र हैं उन्हें लीव्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं एज द रिवर अप्रोच द सी स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज, और जैसे जैसे ये मैदानी क्षेत्र से समुद्र की तरफ इनका मूवमेंट होता है तो वैसे वैसे इनकी स्पीड, इनकी गति धीरे धीरे कम होती जाती है और लास्ट में ये जो है कई भागों में, कई धाराओं में बट जाती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज मींस द रिवर्स बिगन टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, कई धाराओं में बढ़ जाती है, विच इज कॉल्ड distributaries. The river becomes as so slow that began to deposit its load. Distributaries form its own mouth, और ये अपने मुहाने पर खुद ही जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, कावेरी है, कृष्णा है, ये तमाम नदियां जो है drain into all this river drain into Bay of Bengal, and before draining they form a delta, triangular shape of delta। ये समुद्र में, सागर में गिरने से पहले एक त्रिभुज आकार का जो है डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन जो नदियां अरबियन सी में ड्रेन करती हैं, जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, तो वह अपने वहाँ सेंचुरीज का निर्माण करती है। ठीक है, और इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक्स।